Hello everyone. Today we are going to do chapter 2, one important topic, domain and range of chapter 2 class 11 relation and functions. Let's start with the topic domain and range of relations first. ठीक है, तो पहले हम डोमेन और रेंज निकालेंगे रिलेशंस की. तो रिलेशंस इसके लिए लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. ए कोई सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 5. इसी तरह से बी एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 4 6 9 और आपको रिलेशन दिया हुआ है. रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में तो आप सभी लेते हैं 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9, देन 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 9, सिमिलरली विद अदर एलिमेंट्स. तो ये उसका सबसेट है. सबसेट का मतलब इसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सारे कुछ एलिमेंट्स आएंगे लेकिन एक रिलेशन के अंडर आएंगे. इसमें आप सारे नहीं लोगे कि 1 के साथ 4 भी ले रहे हो, 6 भी ले रहे हो, 9 भी ले रहे हो. आप कौन से लेंगे? जिसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन दिया होगा. जैसे यहाँ आपको रिलेशन क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड. आपने उन्हीं को लेना है जिनका डिफरेंस ओड आए, x और y का डिफरेंस ओड आए. और x कहां से लेना है? बिलोंगिंग टू a, यानी x यहां से लेना है एंड y बिलोंग्स टू b. ठीक है, तो जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 और 4 ले रहे थे, अब 1 और 4 का डिफरेंस कितना है आपका? 3. तो ओड आ रहा है, डिफरेंस इज ओड, तो आप रिलेशन के अंदर 1 और 3 को लिख सकते हो. 1 का रिलेशन हो गया 3 के साथ, सॉरी 4 के साथ. ठीक है, 1 का रिलेशन आपका किसके साथ हो गया? 4 के साथ, और इनका डिफरेंस क्या है? ओड है. इसी तरह से अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं रिलेशन में. 1 और 6 इनका भी क्या आ रहा है? ओड आएगा डिफरेंस. 1 और 6 का डिफरेंस आ गया 5. ठीक है, अब है 1 और 9, इनका डिफरेंस दोनों ओड लिए हैं हमने, तो 1 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8, विच इज इवन. तो रिलेशन के अंडर नहीं है. रिलेशन क्या कह रहा है? इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए. तो 1 और 9 नहीं लेंगे. ठीक है, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 9 के साथ भी आ रहा था, बट अब हम रिलेशन वाले ही चूज करेंगे. तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से कम एलिमेंट्स होंगे लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स आपके किसमें होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई करेंगे. तो इसका मतलब ये सबसेट होता है रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अब ऐसे ही 2 का चेक करेंगे. 2 और 4 इनका डिफरेंस इवन है, नहीं लेंगे. 2 और 6 इवन है, नहीं लेंगे. 2 और 9 डिफरेंस ओड आ रहा है 7, तो इसको ले लेंगे. देन 3 और 4 ओड डिफरेंस है 1, विल कंसिडर इट. 3 और 6 डिफरेंस ओड है, ले लेंगे. दोनों ओड होंगे तो डिफरेंस भी ओड आएगा. ठीक है, और उसके बाद है 3 और 9, सॉरी दोनों ओड होंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? एक ऑड और एक इवन होना चाहिए. तो 3 और 9 इनका डिफरेंस आएगा 6, विच इज एन इवन नंबर. तो उसके बाद आ जाते हैं 5 पर. तो नेक्स्ट आ गया आपका 5 और 4, एक इवन एक ऑड, ऑड इवन. देन 5 6, 5 9 नहीं लेंगे, उनका डिफरेंस 4 आएगा, विच इज इवन. ठीक है, तो रिलेशन के अंडर हमने ये सबसे पहले जो हमें रिलेशन जो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया था, यानी सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया गया था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है. रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो नंबर्स लिखते हैं, सेट बिल्डर में सेंटेंस दिया होता है आपको. अब आपको इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है. तो डोमेन क्या होगी? जो आप डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है? सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर. अब जितने भी आर में आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो उनके ऑर्डर्ड पेयर के, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दो दो एलिमेंट्स हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका उससे आप एक सेट बनाओगे, वो आपका क्या होगा? डोमेन. तो 1 सेम है तो छोड़ दीजिए, 2 3 5, तो ये आपकी आ गई डोमेन, जो कि ए ही आ रही है. तो ये हर एक केस में ट्रू नहीं है, इसमें डोमेन ए ही आ रही है. तो सेट ऑफ डोमेन ऑफ आर, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन, इज द सेट ऑफ, ये एक सेट होगा, ब्रैकेट में लिखा है, इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर. ठीक है, जो भी आर में ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट. और रेंज क्या होगी? The set of range of relation is equal to the set of all the second elements of all ordered pairs. तो सारे ordered pair के आप second elements देखिए, 4 6 9.
ठीक है, 4 रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखना आपने, 6 भी ले लिया है, 4 हो रहा है रिपीट, 6 भी ले लिया, तो 4 6 9। इस केस में आपकी डोमेन ए ही आ रही है, ए सेट ए ही आ रही है और रेंज बी ही आ रही है, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हुआ है कि वो सारे आ गए, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं सेट से। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस की रिलेशंस की कैसे निकालते हैं। फंक्शंस की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शंस की आप कंसिडर करेंगे फंक्शन होते क्या है और इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये आए कि आपका कोई रिलेशन बन रहा है सेट ए से सेट बी पर, तो आपको कोई कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ तो एक रिलेशन की डेफिनेशन गिवन है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये रिलेशन बना है, लेकिन कितने रिलेशन पॉसिबल हैं जब आपको कोई डेफिनेशन नहीं गिवन है, तो आपका फॉर्मूला होगा 2 raised to power mn। mn क्या है, m is the number of elements in A and n is the number of elements in B। जैसे m में कितने m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 4, तो 2 raised to power 4 into n। कितने एलिमेंट्स हैं बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो n है, ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 12, तो इसके हम कितने सेट्स रिलेशंस बना सकते हैं 2 raised to power 12। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है 2 raised to power mn, वेयर m is the number of elements in set A and n is the number of elements in set B। ठीक है, अगर रिलेशन कोई A से B तक है। लेट्स कंसीडर नाउ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस बताया है, इसके बाद मैं बता रही हूँ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन के बाद फंक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। जैसे रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फंक्शन क्या होता है, सपोज f फंक्शन है r a to b, जैसे मैंने रिलेशन बताया था a to b, तो f कोई फंक्शन है सेट a से b पर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ एग्जांपल से कंसीडर बता देती हूँ आपको। a में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और b में एलिमेंट्स है 1 4 9 16 25, मैंने स्क्वायर्स करके ले लिए। ठीक है, अब 1 और आपको ये गिवन है रिलेशन, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 16 के साथ है और इस 25 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। इसमें मैंने स्क्वायर लिया है कि b जो y है, जो b के एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर हैं a के एलिमेंट्स के, इस तरह से बनाया है रिलेशन। ठीक है, यानी अगर मैं उस रिलेशन को कंसिडर करूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको y लेती हूँ तो। सबसे पहले जो फंक्शन के लिए क्या केस है कि कब हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, रिलेशन को ही हम फंक्शन कब बोलते हैं, जब रिलेशन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। सबसे पहले इसको हम जैसे लिखेंगे कैसे, 1 की इमेज है 1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, अगर ये फंक्शन है तो। ठीक है, फंक्शन कैसे पता चलेगा, ये जो A सेट होता है ये पूरा होता है डोमेन। A जो होती है पूरा सेट A, उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो B होती है वो होती है कोडोमेन। अब एक नया वर्ड देख रहे हो आप, रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है। पूरा का पूरा सेट B जो है वो कोडोमेन है, पूरा का पूरा सेट जो A है वो डोमेन है। अब रेंज क्या है, ठीक है, अब देखिए रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ F the set of images of all the elements। ठीक है, एक सेट लेना है जिसके अंदर सारी इमेजेस आ रही हो, किसकी, सभी एलिमेंट्स की, ऑफ A अंडर फंक्शन F, यानी A एलिमेंट की इमेजेस। तो 1 की इमेज है 1, इसमें हम जैसे रिलेशन में बोलते हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, इसमें बोलते हैं इमेज। 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 9, 4 की इमेज है 16। आप देख रहे हो कि सेट A के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना हो। तो फंक्शन के लिए जरूरी है जितनी भी x की वैल्यूज हैं सबकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, डोमेन से अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो हम उसको x बोलते हैं, जनरली हम f ऑफ x इज इक्वल टू y बोलते हैं। इसका मतलब x जो है वो आपका A से है और y जो है वो B से है।
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी उधर इमेज ना हो। अब देखिए इधर 4 एलिमेंट्स थे, सबकी इमेज है। अब दूसरी कंडीशन ये है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज सिर्फ 1 ही होनी चाहिए, कोई और एलिमेंट इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव its image in the set B. Second, every element of the domain A or every element of the set A must have one and only one image in B. सिर्फ एक और एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, एक एक इमेज सबकी होनी चाहिए और सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट बच सकता है। अगर मैं अब इस फंक्शन की, ये फंक्शन तो है ही है क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक एक ही इमेज है और ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन जो आपको दिखाया हुआ है इट इज अ फंक्शन। और अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो मैंने आपको बताया ये जो पहला सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो सेट ए पूरा डोमेन है। अगर मैं सेट डोमेन लिखूं तो वो आएगी 1 2 3 4। और अगर मैं इसकी कोडोमेन लिखूं, कोडोमेन, तो वो पूरा सेट बी आएगी 1 4 9 16 25 25 भी आएगा जो किसी की इमेज नहीं है। और अगर मैं इसकी रेंज लिख रही हूं तो रेंज सिर्फ वही आएगा जो x के एलिमेंट्स की इमेजेस है, यानी मैं इसमें 25 को छोड़ दूंगी। तो आई होप आपको कोडोमेन और रेंज का फर्क समझ आया होगा। कोडोमेन में हम पूरा का पूरा सेट बी लेंगे, लेकिन रेंज में हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे बी के जो किसी की इमेजेस हैं एक्स में। तो 25 एक्स सेट ए में किसी की भी इमेज नहीं है, तो 25 रेंज में नहीं आएगा, कोडोमेन में आएगा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन फिर से क्लियर करिए। द सेट ऑफ इमेजेस, यानी इमेजेस का जो सेट बनेगा, ये देखिए रेंज को मैंने क्या लिखा है, ये सारी इमेजेस हैं। ठीक है, किसकी इमेजेस है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ ए, सेट ए की इमेजेस का जो हमने बनाया है वो। ठीक है, अंडर द फंक्शन एफ फंक्शन के अंडर जो बन रही है, दिस इज अ फंक्शन ना, तो वो आपकी रेंज होगी। अगर मैं रेंज को ऐसे लिखूं तो रेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स है और जो रेंज आई और डोमेन होगी एक्स, कोडोमेन होगी वाई। ठीक है, और रेंज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जो इसकी इमेजेस हैं वही होगी रेंज। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है मैथमेटिकल फॉर्म में कि रेंज इज इक्वल टू एफ एक्स। जो आपको फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, वही रेंज होती है। ठीक है, लेकिन सभी एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहे हैं, एक्स वाले एलिमेंट्स की जो इमेजेस है। अब जैसे 25 नहीं बन रहा था उसकी इमेज, तो वो हमने रेंज में नहीं लिया है, कोडोमेन में लिया। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिखा है, आपको चेक करके बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। चेक वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो फंक्शन की डेफिनेशन रिमाइंड करनी है आपने, क्या है, एक एलिमेंट की, सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो आप देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1, इसका मतलब 1 की इमेज 3 है और यहाँ पे 1 की इमेज 5 है। एक ही एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस आ रही हैं, 3 और 5। तो एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस 3 एंड 5। तो ये तो अगेंस्ट चला गया फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन क्या कहता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आई होप आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालें। Let's take first example, how to find the domain and range of functions. So I have taken one example. Find the domain and range of the function f(x) is equal to x square minus 1 by x minus 1. तो यहाँ पर जब आप डोमेन रेंज करते हैं तो आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। एक तो आते हैं फ्रैक्शंस, तो मैंने फ्रैक्शंस लिए हैं यहाँ पर, फिर स्क्वायर रूट्स, और इसके अलावा थर्ड जो है आपका मॉडुलस। बस अगर आपको ये 3 प्रॉपर्टीज पता है तो आप बाकी सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं फंक्शन जिसकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए, इसमें हमेशा डोमेन और रेंज जो है
फंक्शंस की वो रियल नंबर होनी चाहिए। और रियल नंबर क्या होते हैं? जो आपके नंबर लाइन पर आते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में आते हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस हैं, चाहे डेसिमल्स हैं, चाहे रेशनल्स हैं, चाहे इरेशनल्स हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं? रियल में आते हैं। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो अब जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हम सेट ए की बात करते हैं। सेट ए डोमेन होता है और सेट ए से जो हम एलिमेंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ए से जो हम एलिमेंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है वो डोमेन है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो अब हमने ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये किन किन वैल्यूज के लिए, एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी जिन वैल्यूज की इमेज नहीं है, वो आप डोमेन में नहीं लेंगे, क्योंकि आप फंक्शन में ये कंसिडर करके चलते हैं कि डोमेन पूरा सेट ए है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो अब किसकी एफएक्स जिसकी इमेज नहीं होगी, जिस एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, आप उसको डोमेन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या पॉसिबल डोमेन है? कब डोमेन नहीं होगी, कब ये डिफाइंड नहीं होगी? जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी इमेज होगी किसके लिए? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सभी एक्स की वैल्यूज के लिए, एक्सेप्ट x for which x minus 1 is 0। उस x को छोड़ के जब x minus 1 0 बैठ रहा है आपका। ठीक है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 बैठ रहा है तो उस वैल्यू को छोड़कर, उस x की वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी फंक्शंस पर, बाकी सभी x की वैल्यूज पर ये आपकी ये fx डिफाइंड होगा। fx को हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज डिफाइंड होगी, इमेज डिफाइंड होगी। तो हमने वही एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी इमेज होगी। तो किसकी इमेज नहीं होगी? x इज इक्वल टू 1 की इमेज नहीं होगी। अगर आप इसको 0 करके वैल्यू निकालते हो तो आपकी डोमेन क्या आ जाएगी? रियल, ऑल रियल वैल्यूज। ये r आपका रिलेशन नहीं है, रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रियल माइनस 1। ठीक है, तो सारी रियल वैल्यूज में से एक सिर्फ 1 को छोड़ दो, x की वैल्यू 1 छोड़ दो, बाकी सब की इमेज है, बाकी सब के लिए fx डिफाइंड है। इसका मतलब सबकी इमेजेस हैं, तो जिनकी इमेजेस हैं वही डोमेन होती हैं। तो इमेजेस बाकी सब वैल्यूज की हैं, सिर्फ एक 1 को छोड़कर, तो इमेज आपकी डोमेन क्या हो जाएगी? रियल माइनस 1। तो जितने भी आपके फ्रैक्शंस के क्वेश्चन होंगे उसमें आपने डिनोमिनेटर को 0 देखना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 बन रहा है। जिस वैल्यू के लिए ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में 0 बन रहा है, आपकी डोमेन होगी रियल माइनस दैट वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू को आपने रियल में से माइनस कर देना है। अब है रेंज कैसे निकालनी है? रेंज निकालने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। अगर आपकी कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आप आइडेंटिटी लगाइए, जैसे यहाँ लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आ गया x माइनस 1 x प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1, तो x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है आपका, तो fx आ गया x प्लस 1। यानी रेंज जो है, fx को हम रेंज बोलते हैं, तो रेंज जो है वो x प्लस 1 आ रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि x 1 नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो x को अगर आप 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब fx की वैल्यू कभी 2 भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि x 1 नहीं है। ठीक है, हमने x रियल डोमेन जो x की वैल्यूज है उसमें से 1 पहले ही माइनस कर दिया, डोमेन है ही नहीं, 1 की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो रेंज की वैल्यू जो है वो कभी भी 2 नहीं होगी, नेवर इक्वल टू 2। तो रेंज आपकी कितनी आ जाएगी? रियल माइनस 2। तो ये आपकी रेंज आ गई, ये आपकी डोमेन है। एक बार रेंज का बताती हूँ। अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, चाहे आइडेंटिटी से चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और इसमें भी आप यही देखोगे। तब जैसे एक्सप्रेशन आ गया आपका x प्लस 1, तो आपने जो x की वैल्यू निगलेक्ट की थी, जो आपकी माइनस हुई थी, वो x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखोगे 1। अगर x 1 नहीं है तो fx 2 भी नहीं होगा, तो आपकी रेंज 2 नहीं आएगी और कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई? रियल माइनस 2। आई होप क्लियर होगा ये। Let us take one more example. Now what we are given, we have to tell the domain of this function. इस क्वेश्चन में आपको रेंज नहीं पूछी है, वो भी बता रही हूँ क्यों नहीं पूछी है।
ठीक है, तो डोमेन बतानी है। फिर से आपको फंक्शन गिवन है और ये क्या है, फ्रैक्शन। तो आपको पता है एक्स फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, इमेज किस एलिमेंट की नहीं होगी, जिसमें डिनोमिनेटर आपका जीरो बन रहा होगा, उसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगी। ठीक है, हम बिटवीन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लेते हैं डोमेन को। तो हम क्या लिखेंगे अगेन, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर all real values of x, all real values of x except x for which, उस x को छोड़ के जिसके लिए ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, बाकी सभी वैल्यूज पर ये डिफाइंड है। इसमें आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 4x x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, 6 और 2, सॉरी 6 2 12, 6 and 2 is 8, तो मैंने ये लिख दिया। यहां से आपका आ गया x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, और आपके फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 x माइनस 6, तो आपके x की वैल्यूज आ गई 2 और 6। यानी अगर x को हम 2 लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। आप पुट करके देख लीजिए, 2 स्क्वायर 4 माइनस 16 प्लस 12, तो 16 माइनस 16 डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। इसी तरह 6 पे भी, तो आपकी x की वैल्यूज यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा, यानी इमेज रेंज डिफाइंड नहीं होगी। और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, तो इमेज ही नहीं होगी उसकी, तो हम उसको डोमेन में नहीं ले सकते। तो डोमेन आपकी कैसी होगी, रियल माइनस 2 6। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इसमें रेंज निकालनी होती तो आप क्या करते। इसमें तो खैर कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहे हैं, आपको सिंपली वही आएंगे इसमें जब आपका क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकालोगे, भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी बताऊंगी कि किस तरह से निकालते हो आप। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपकी आइडेंटिटी लग गई थी, इसमें आप अगर रेंज पूछी होगी तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में आ जाएगा। और लीनियर में जब आ जाएगा तो आप रेंज वैसे ही निकालेंगे जैसे आप पहले निकालते हैं। अभी हम रेंज एक लीनियर फैक्टर की कंसीडर भी करेंगे, एक एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं आ रहा है। जैसे इसके फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं तो इसके बनेंगे x प्लस 1 x प्लस 1, और नीचे बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 6, तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो आपको रेंज उसमें पूछी जाएगी जिसमें कैंसिल हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन में रेंज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अभी रेंज आपकी क्वाड्रेटिक वालों में नहीं है। अगर कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाता एक और लीनियर बन जाता, फिर हम रेंज निकाल सकते थे। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक में आएंगे तो आपके ऐसे ही आएंगे जिसमें आपका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको डोमेन के साथ साथ रेंज भी निकालनी है। और अब मैंने आपको बोला था कि मैं दोनों लीनियर लेके दिखा दूंगी 1 डिग्री के। पिछले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक थे तो मैं वही वाला कंसीडर कर रही हूँ। आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है यहाँ पर। तो आपको डोमेन अच्छे से निकालनी आ गई है। डोमेन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ उस लाइन की बजाय कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट x फॉर विच x माइनस 1 इज 0। तो डोमेन आपको पता है सबको क्या आएगी, रियल माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू पर आपका ये 0 बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका डोमेन सबको क्लियर है। अब रेंज कैसे निकालनी है रियल फंक्शंस में, तो कैसे निकालनी है इसको, एफ एक्स को आप y लिख सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी रहे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहां से आपने वाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया एक्स वाई माइनस वाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब जैसे यहां पर आपका एक्सप्रेशन x में था, ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन y में लाना है। ठीक है, तो y में कैसे लाएंगे, y वाली टर्म्स आपकी एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से y इंटू एक्स माइनस 1 आ गया आपका। तो यहां से आपका क्या आएगा, एक्स वाली एक तरफ कर लीजिए, y वाली एक तरफ कर लीजिए। तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो ये आ रहा है y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो x क्या आ जाएगा आपका, y माइनस 2 बाय वाई माइनस 1। आई होप क्लियर होगा आपको। मैंने ये वाली टर्म इसके साथ ले ली है। ठीक है, और ये y प्लस का हो गया उधर, तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया
y माइनस वन आ गया और इक्वल टू y माइनस टू, तो x आ गया y माइनस टू बाई वाई माइनस वन। अब देखिए जो एक्सप्रेशन पहले आपका x में था, अब वो एक्सप्रेशन आपका y में आ जाएगा। इसको हमने y लेट किया, पहले आपकी y की वैल्यू थी और अब आपकी वैल्यू x की निकालनी है, आपने ऐसे करना है। अब आपने देखना है फिर से वैसे ही करना है, y कब डिफाइंड होगा, ये x की वैल्यू क्या है, रियल है ना, रियल है तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी, नॉट डिफाइंड तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड कब बनेगा, जब y 1 होगा, जैसे आपने ऊपर वाला किया था। तो कब नॉट डिफाइंड होगी, जब y क्या होगा 1। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू सभी हो सकती है, सिर्फ किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्योंकि y माइनस वन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी डिफाइंड होगा। तो आप लिखोगे फॉर x टू बी रियल, अगर x को एक रियल वैल्यू होना है, डोमेन रियल ही होती है, तो x को अगर रियल होना है तो y माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और y को हमने क्या लिया था, fx, तो fx 1 नहीं होना चाहिए, तो रेंज क्या आ जाएगी, रियल माइनस वन, ठीक है। तो रियल माइनस वन क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, fx को y लेट कर लेना है, इजी रहेगा। और फिर उसके बाद आपने एक्सप्रेशन जो आपका y इज इक्वल टू एक्स में था, आपने x इज इक्वल टू वाई की टर्म्स में ले आना है, और फिर वैसे ही देखना है कि x डिफाइंड होना चाहिए आपका, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने लिखना है x रियल तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, y यानी fx की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, fx यानी रेंज, रेंज की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब रेंज क्या होगी, रियल माइनस वन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको डोमेन के साथ साथ रेंज भी निकालनी है। और अब मैंने आपको बोला था कि मैं दोनों लीनियर लेके दिखा दूंगी 1 डिग्री के, पिछले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक थे तो मैं वही वाला कंसीडर कर रही हूँ। आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है यहाँ पर, तो आपको डोमेन अच्छे से निकालनी आ गई है। डोमेन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ उस लाइन की बजाय कि fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x फॉर विच x माइनस वन इज 0। तो डोमेन आपको पता है सबको क्या आएगी, रियल माइनस वन, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू पर आपका ये 0 बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपका डोमेन सबको क्लियर है। अब रेंज कैसे निकालनी है रियल फंक्शंस में, तो कैसे निकालनी है इसको, fx को आप y लिख सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन इजी रहे, लेट fx इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहां से आपने y(x - 2 x - 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया xy माइनस वाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू x - 2। अब जैसे यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन x में था, ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन y में लाना है, ठीक है। तो y में कैसे लाएंगे, y वाली टर्म्स आपकी एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से y इंटू एक्स माइनस वन आ गया आपका, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, x वाली एक तरफ कर लीजिए, y वाली एक तरफ कर लीजिए, तो xy माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस टू। तो यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो ये आ रहा है y माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू। तो x क्या आ जाएगा आपका, y माइनस टू बाई वाई माइनस वन। आई होप क्लियर होगा आपको, मैंने ये वाली टर्म इसके साथ ले ली है, ठीक है, और ये y प्लस का हो गया उधर, तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, y माइनस वन आ गया और इक्वल टू वाई माइनस टू, तो x आ गया y माइनस टू बाई वाई माइनस वन। अब देखिए जो एक्सप्रेशन पहले आपका x में था, अब वो एक्सप्रेशन आपका y में आ जाएगा। इसको हमने y लेट किया, पहले आपकी y की वैल्यू थी और अब आपकी वैल्यू x की निकालनी है, आपने ऐसे करना है। अब आपने देखना है फिर से वैसे ही करना है, y कब डिफाइंड होगा, ये x की वैल्यू क्या है, रियल है ना, रियल है तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी, नॉट डिफाइंड तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड कब बनेगा, जब y 1 होगा, जैसे आपने ऊपर वाला किया था। तो कब नॉट डिफाइंड होगी, जब y क्या होगा 1। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू सभी हो सकती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्योंकि y माइनस वन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी डिफाइंड होगा। तो आप लिखोगे फॉर x टू बी रियल, अगर x को एक रियल वैल्यू होना है, डोमेन रियल ही होती है, तो x को अगर रियल होना है तो y माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और y को हमने क्या लिया था, fx, तो fx 1 नहीं होना चाहिए, तो रेंज क्या आ जाएगी, रियल माइनस वन, ठीक है।
तो रियल -1। क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, fx को y लेट कर लेना है, इजी रहेगा। और फिर उसके बाद आपने एक्सप्रेशन जो आपका y इज इक्वल टू एक्स में था, आपने x इज इक्वल टू वाई की टर्म्स में ले आना है। और फिर वैसे ही देखना है कि x डिफाइंड होना चाहिए आपका, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने लिखना है x रियल तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, y यानी fx की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, fx यानी रेंज की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब रेंज क्या होगी, रियल -1। लेट्स टेक फोर्थ एग्जाम्पल नाउ। अभी भी मैं फ्रैक्शन ले रही हूँ एक बार और क्लियर करने के लिए, और ये एक और फ्रैक्शन का एग्जांपल लूंगी जिसमें साइन कॉस होगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन यानी x को ले रहे हैं, एक साइन कॉस वाला लूंगी बस। इसके बाद आपका फ्रैक्शन ओवर करती हूँ। तो आपका है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x -4। तो अब बहुत ज्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, सीधा चलते हैं। डोमेन आप सभी बोल रहे होंगे कि किसके इक्वल होगी, रियल -4, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब उसके बाद रेंज कैसे निकालनी है, तो मैंने आपको क्या कहा था, fx को क्या पुट कर देना है, y, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया, x, सॉरी ये 4 था, मैंने y लिख दिया, इट वाज 4। मैं वही कह रही थी कि 2 डिग्री आ रही है। अब xy - 4y इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से x वाली टर्म्स एक तरफ करनी है और y वाली एक तरफ। तो अगर मैं इसको लिखूं तो x सिर्फ इसी टर्म में है, तो इसी को ही रहने दो इस साइड, और यहाँ पर y डिवाइड में चला जाएगा। अब मैंने निकाल दिया। इसी तरह से मैंने आपको हर बार लीनियर में ऐसा ही एक एक्सप्रेशन लेकर आना है रेंज निकालने के लिए, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी या मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो आप ये लेकर आए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो आपकी वैसे भी क्वाड्रेटिक में होगी, और जिसमें वो लग रही है आपकी आइडेंटिटी a² - b², वो भी क्वाड्रेटिक में होगी। तो लीनियर में आपका ऐसे ही एक्सप्रेशन लाना है आपने। तो आप ये आ गया। अब x के रियल कब होगा, x रियल तब होगा जब ये x डिफाइंड तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है। फॉर x टू बी डिफाइंड या रियल, ठीक है, जो भी लिख सकते हो, रियल और डिफाइंड, तो आपका कब क्या होना चाहिए, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। y 0 नहीं होना चाहिए मींस fx 0 नहीं होना चाहिए, यानी रेंज क्या होगी, रेंज आपकी fx होती है, तो रियल -0। आई होप आपको फ्रैक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें साइन और कॉस है, इसके बाद फ्रैक्शंस वाला टॉपिक खत्म।